नमस्कार। सुबह के 9 बज चुके हैं। गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। बात कर रहे हैं हम संसद सुरक्षा की चूक के मामले की। इसमें अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि एक आरोपी हिरासत में है। आपको बता दें, कल इस मामले में जो इसका मास्टरमाइंड है ललित झा उसका नाम है, उसने अपने साथी महेश के साथ कर्तव्य पथ थाने में पहुंचकर सरेंडर कर दिया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर स्पेशल सेल को सौंप दिया गया, जबकि पुलिस ने महेश को हिरासत में ले लिया है। ललित के पास ही पहले से गिरफ्तार चारों आरोपियों का मोबाइल फोन था। पूछताछ में ललित ने बताया कि उसने महेश के साथ मिलकर सभी मोबाइल फोन को आग के हवाले कर दिया है। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने अपने मोबाइल फोन ललित को दे दिए थे और इसके बाद ललित घटना की मोबाइल रिकॉर्डिंग कर मौके से फरार हो गया था। यहां से ललित राजस्थान के नागौर भागा और महेश नाम के शख्स के ठिकाने पर वो रुका। पूछताछ में ये बात भी सामने आई है कि महेश को भी इस साजिश की जानकारी थी और उसको भी 13 दिसंबर को हंगामा करने संसद भवन आना था। और इस वक्त हमारे सहयोगी शुभांग ठाकुर, जो कि क्योंकि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस पूरे मामले को अब देख रही है, वहीं दफ्तर के बाहर ही मौजूद हैं। शुभांग, इन सबकी प्लानिंग करने वाले मास्टरमाइंड ललित झा और साथी महेश ने अब जबकि सरेंडर कर दिया है, कोर्ट में उनको कब पेश किया जाएगा और क्या मकसद रहा इन सबके पीछे? क्या अब ये कुछ साफ हो पा रहा है? जी बिल्कुल जया, देखिए इस वक्त पुलिस यही जानने की कोशिश कर रही है। सबसे पहले तो वो ललित की तलाश कर रही थी, जिसके चलते वो राजस्थान भी पहुंच चुके थे। उसकी आखिरी लोकेशन नीमराणा और नागौर के आसपास की बताई जा रही थी। लेकिन जैसे ही ललित को पता चला कि पुलिस उसको ढूंढ रही है, उसके पीछे लगी हुई है, तो उसने क्या किया, वो दिल्ली आ गया और अपने साथी महेश के साथ। महेश वो इंसान है जिसके घर पर वो वहाँ पर रुका था, जिसे इस पूरी मामले की सारी जानकारी थी। वो दोनों यहाँ पर आ गए। उसके बाद कर्तव्य पथ पुलिस थाने में उन्होंने सरेंडर कर दिया। अब फिलहाल कर्तव्य पथ थाने यानी कि नई दिल्ली जो पुलिस है, उन्होंने उन्हें फिलहाल स्पेशल सेल को सौंप दिया है। और मेरे ठीक पीछे जो आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं, इसी बिल्डिंग में इस वक्त सभी आरोपी हैं। बताया ये जा रहा है कि आज पटियाला हाउस कोर्ट में ललित की पेशी की जाएगी। अभी तक समय जो है उसका फ़िलहाल मैं दावा नहीं कर सकता हूं, लेकिन आज उसकी पेशी की जाएगी। और जो तमाम बातें इस वक्त सामने आ रही है, इसमें अहम बात यह है कि जो चारों आरोपी पहले गिरफ्तार हो चुके थे, उनके जो मोबाइल फ़ोन्स थे वो सभी ललित के पास थे। और ललित का ये कहना है, जो पुलिस सोर्सेज से हमें पता चल रहा है, कि उसने वो सभी फ़ोन जला दिए हैं। अब ये कितनी बात सही है, इसकी जांच फ़िलहाल पहले पुलिस करेगी। वहीं दूसरी तरफ जो इनका प्लान था, यानी कि जूतों में छुपा करके कैनिस्टर को लेके जाने का, उसको ध्यान में रखते हुए ये बताया जा रहा है कि सागर शर्मा, जो कि लखनऊ के रहने वाले हैं, उन्होंने ये जूते बनवाए थे। खास तौर पर मोची से ऐसे तरीके के जूते बनवाए थे जिसमें इनके पास स्पेस था, क्योंकि कैनिस्टर का आपने साइज़ देखा है, वो ज़्यादा छोटे भी नहीं थे। तो उनको छुपाने का तरीका, और ख़ास तौर पर इसकी पहले से रेकी कर रखी थी, जिसके बाद इन लोगों ने इस पूरे मामले को अंजाम दिया। लेकिन फ़िलहाल पुलिस अभी हर उस कड़ी को जानने की कोशिश कर रही है जो इस पूरे मामले से जुड़ी हुई है। जी बिल्कुल। और यहाँ पर कहीं ना कहीं शुभांग, जांचकर्ताओं के सामने भी एक चुनौती रहेगी, क्योंकि जो मोबाइल फ़ोन जो है उसको ये जलाने का दावा कर रहे हैं जो आरोपी ललित झा, पूरे इस मामले का साजिशकर्ता मास्टरमाइंड जैसे बताया जा रहा है, उसी के पास सब आरोपियों के मोबाइल फ़ोन थे। तो एक बड़ी चुनौती जांचकर्ताओं के सामने भी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल जया, क्योंकि अगर मोबाइल फ़ोन्स मिल जाते तो एक बात तो तय थी कि ये जान सकते हैं कि किन लोगों से ये कम्युनिकेट कर रहे थे और कौन से लोग इनके साथ मिले हुए थे। क्योंकि आप देखिए, लगातार एक एक नया नाम यहाँ पर जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि पहले महेश को भी पुलिस के बताया कि महेश की भी पुलिस छानबीन कर रही थी, उसको भी ढूंढ रही थी। अब दोनों ही सामने आ गए हैं। ऐसे कितने लोग इनके साथ इस पूरे गिरोह में शामिल है, उसकी जानकारी के लिए मोबाइल फ़ोन्स का मिलना बेहद ज़रूरी था, क्योंकि उससे साबित हो सकता था कि ये कितने समय से प्लानिंग कर रहे थे, क्या बातचीत ये कर रहे थे, किस सोशल मीडिया ऐप पर इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि पहले ये सोशल मीडिया ऐप्स के तहत एक दूसरे से बात कर रहे थे। तो ये बेशक कुछ अहम सवाल है जिनकी फ़िलहाल पुलिस छानबीन करने की कोशिश कर रही है। अगर ये बात सच निकलती है कि जो सारे फ़ोन्स थे उनको जला दिया गया है, तो यहाँ पर थोड़ी सी पुलिस की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई दिखाई देंगी। जी चलिए देखते हैं अब ये जांच किस नतीजे पर पहुंचती है और आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जा सकता है। ललित झा को कल सरेंडर किया था उसने अपने साथी महेश के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया शुभांग, ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए।
और वहीं आपको बता दें कि कल जिन 4 आरोपियों को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, उनको 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। आरोपियों का कहना है कि वो सरकार से कई मुद्दों को लेकर नाराज थे, जिसके चलते उन्होंने एक कदम उठाया। बहरहाल संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाली ये पूरी साजिश आखिरकार कैसे रची गई, देखते हैं इस रिपोर्ट में। संसद की सुरक्षा में सेंधमारी करने वाले 4 आरोपियों नीलम आजाद, मनोरंजन डी, सागर शर्मा और अमोल शिंदे को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद आरोपियों को 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। इससे पहले बुधवार देर रात दिल्ली पुलिस ने सभी 4 आरोपियों को यूएपीए के तहत गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि जांच एजेंसी ये मानती है कि सरकार से नाराजगी का ये तरीका नहीं हो सकता कि कोई पूरी प्लानिंग के साथ संसद की सुरक्षा भेद कर संसद के अंदर घुस जाए। इसीलिए आरोपियों के इस काम को राष्ट्रद्रोह माना जा रहा है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक सभी आरोपी सोशल मीडिया पर भगत सिंह फैन क्लब से जुड़े हुए थे। आरोपियों ने संसद पर हमले के लिए लंबी तैयारी की। सबसे पहले सभी आरोपी 1.5 साल पहले मैसूर में मिले थे, फिर इसी साल मार्च में चंडीगढ़ में किसानों के प्रदर्शन में मिले। 9 महीने बाद सभी एक बार फिर से मिले और तभी प्लान बनाया था। बजट सत्र के दौरान बंगलोर से आकर मनोरंजन ने संसद भवन की पूरी रेकी की थी, जिससे उसे पता चला कि संसद भवन में सुरक्षा कर्मी जूतों की जांच नहीं करते। जुलाई में सागर लखनऊ से आया और संसद भवन के बाहर की रेकी की। इसके बाद 10 दिसंबर को एक एक कर सभी अपने अपने राज्य से दिल्ली पहुंचे। मनोरंजन फ्लाइट से आया। सभी लोग 10 दिसंबर की रात गुरुग्राम में विक्की के घर पर पहुंचे थे। अमोल महाराष्ट्र से कलर वाला पटाखा लेकर आया था। 13 दिसंबर को सुबह लगभग 9 बजे महादेव रोड से सांसद के पीए से पास कलेक्ट किया। सभी लोग इंडिया गेट पर मिले, जहां सभी को कलर वाला पटाखा बांटा गया। फिर आरोपी संसद भवन पहुंचे और स्मोक स्टिक से धुआं कर दिया। आरोपी ललित झा इसका वीडियो बना रहा था। जैसे ही हंगामा हुआ, वो सभी का मोबाइल लेकर भाग गया। आरोपियों ने बताया कि वो किसानों के मुद्दों, बेरोजगारी और मणिपुर के मुद्दे पर सरकार से नाराज थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। संसद पर हमले की बरसी वाले दिन को हंगामे के लिए चुनना, एक सांसद के जरिए संसद के पास हासिल करना, 1.5 साल से प्लानिंग करना और संसद की रेकी करना, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो बड़ी साजिश की तरफ इशारा करती हैं। और सवाल ये भी है कि क्या इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड है। नई दिल्ली से कैमरामैन राकेश सिंह के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। और वहीं इस पूरे मामले की गूंज संसद के भीतर भी सुनाई दी। कल संसद की कार्यवाही शुरू होते ही सुरक्षा में सेंध को लेकर विपक्ष ने यहां पर हंगामा किया और सरकार से वो गृह मंत्री से चाहते थे कि औपचारिक बयान वो सदन के भीतर दें इस मामले को लेकर। ये हंगामा काफी ज्यादा हुआ और लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में यहाँ पर नारेबाजी हुई। इसके बाद लोकसभा से 13 और राज्यसभा के एक सांसद को पूरे सत्र के लिए यहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया। कांग्रेस के सांसद जयराम रमेश ने इस मुद्दे पर कहा कि इतनी बड़ी घटना घटी लेकिन सरकार की ओर से औपचारिक बयान भी नहीं आया, ये तानाशाही है। संसद सुरक्षा पर हंगामे को लेकर टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन को पूरे शीतकालीन सत्र के लिए राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया गया है। हंगामे को लेकर सभापति ने डेरेक ओब्रायन को पहले कड़ी चेतावनी दी और उन्हें सदन से बाहर जाने को कहा, लेकिन जब वो नहीं माने तो उन्हें निलंबित करने का फैसला किया गया। और वहीं सांसदों के निलंबन पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि ये स्पीकर का अधिकार क्षेत्र है, इस पूरे मामले का राजनीतिकरण ना करें। स्पीकर इज द कस्टोडियन ऑफ हाउस एंड इस पार्लियामेंट के पूरा एडमिनिस्ट्रेशन स्पीकर के संज्ञान में रहता है, स्पीकर के अधिकार क्षेत्र में रहता है। तो सरकार को स्टेटमेंट दे दो ये ऐसे बोलने के लिए, हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। जो माननीय स्पीकर ने आदेश दिया है सरकार उसका पालन कर रहे है। तो इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं, इसमें पॉलिटिसाइज मत करो। सरकार जो स्पीकर के आदेश अनुसार और स्वयं जो घटना हम सब जो सत्ता पक्ष के लोग भी जो देखे हैं, सरकार के भी जो प्रमुख लोग उधर बैठे थे हम लोग देखे हैं, वी आर वेरी सेंसिटिव ऑन दिस। कितना शर्मनाक है और कितना एरोगेंस है सरकार में, इतनी तानाशाही है। चूक उनसे होती है, चूक उनकी सरकार के नियंत्रण में होती है।
मैसिव सिक्योरिटी लैप्स है। 22 साल पहले भी बीजेपी ही शासन में थी जब इस तरीके का हमला हुआ था। आज आप ही शासन में हो, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, गृह मंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि पार्लियामेंट को आकर बताएं कि कहाँ चूक हुई थी, कहाँ हमसे गलतियाँ हुई हैं और कैसे उसको ठीक करेंगे। पर गृह मंत्री अपनी जवाबदेही से भाग रहे हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर नहीं वो बात कर रहे हैं। मेरा मानना बस, और प्रताप सिंह वहाँ पे क्या कार्रवाई होगी वो हमें नहीं पता है, बस ये पता है कि जो भी इसकी मांग कर रहा है उसको सस्पेंड कर रहे हैं। 2 लोगों ने संसद की सुरक्षा में सेंधमारी की। उनके पास जो हैं बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा के नाम से जारी हुए थे। ये खबर आते ही ये सवाल खड़ा हुआ कि ये सांसद कौन है, इनकी क्या भूमिका है और क्या उन पर भी कोई कार्रवाई हो सकती है। मैसूरू से बीजेपी के सांसद हैं प्रताप सिम्हा। उनकी तरफ से बताया जा रहा है कि वो इन दोनों घुसपैठियों को नहीं जानते थे। उनके सचिव की मार्फत ये पास जारी किए गए, लेकिन उनके घर के बाहर प्रदर्शन हो रहे हैं। विपक्ष उन पर कार्रवाई की भी मांग कर रहा है। 47 साल के प्रताप सिम्हा कर्नाटका के मैसूर से लगातार दूसरी बार सांसद बने, पहले 2014 में और फिर 2019 में। मोदी वेव के सहारे दोनों बार उनकी नैया पार लगी। पेशे से पत्रकार प्रताप सिम्हा पहली बार मोदी शाह की नजर में 2008 में आए, जब उन्होंने नरेंद्र मोदी पर किताब लिखी, नरेंद्र मोदी यारू थुलियादा हादी, यानी नरेंद्र मोदी अनट्रोडन रोड। हालांकि प्रताप सिम्हा बीजेपी युवा मोर्चा के कर्नाटका में अध्यक्ष भी रह चुके हैं। प्रताप सिम्हा ने 1999 में कन्नड़ा अखबार विजय कर्नाटका से पत्रकारिता शुरू की। बाद में इस अखबार के संपादक बने। उनका कॉलम नेकेड वर्ल्ड काफी लोकप्रिय हुआ। हिंदुत्व का विरोध करने वालों के खिलाफ खूब लिखते रहे। 2014 में आउटलुक में लिखे अपने एक कॉलम में उन्होंने दावा किया कि कर्नाटका के लोगों का नरेंद्र मोदी से परिचय उन्होंने ही अपनी मोदी पर लिखी किताब के जरिए कराया था। हिंदुत्व के पैरोकार रहे प्रताप सिम्हा बड़बोलेपन भी दिखाते रहे हैं। आवारा कुत्तों पर उनका बयान काफी चर्चित हुआ। टीपू जयंती का विरोध करने वालों में आगे रहे। एक बस स्टैंड की डिजाइन पर अपनी ही पार्टी के स्थानीय विधायक रामदास से भिड़ गए। तब विधानसभा चुनावों में रामदास का टिकट कट गया। अब प्रताप सिम्हा भी सवालों से घिरे हैं। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शिवसेना विधायक अयोग्यता के मामले में। विधानसभा के जो सचिवालय है उसने सुप्रीम कोर्ट से 3 हफ्ते का और समय मांगा है, उसको बढ़ाने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा के अध्यक्ष को 31 दिसंबर तक अयोग्यता के मामले पर फैसला देने के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट में दायर अर्जी में विधानसभा सचिवालय ने कहा है कि 2 लाख से ज्यादा दस्तावेज होने की वजह से फैसला देने की अवधि को बढ़ाना चाहिए। मुंबई से हमारे सहयोगी रौनक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रौनक, यहाँ पर वक्त और मांगा गया है इस पर फैसला सुनाने से पहले, बताएं क्या डिटेल्स आपके पास। जी देखिए गया, जब से सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष को डायरेक्शन दिए कि 31 दिसंबर तक शिवसेना के अयोग्यता मामले में, विधायकों की अयोग्यता के मामले में फैसला जो है वो आपको देना होगा। उसके बाद से लगातार सुनवाई का दौर जो है वो देखने को मिल रहा है। क्रॉस वेरिफिकेशन जो है वो किए जा रहे हैं, तो क्रॉस एग्जामिनेशन की प्रक्रिया लगभग अब पूरी होती हुई आ रही है, लेकिन कई लोगों के क्रॉस वेरिफिकेशन यहाँ पर हुए, उसकी वजह से जो दस्तावेज है उसकी संख्या, यानी उस पेजों की संख्या लगभग 2 लाख से ज्यादा पेज जो है वो विधानसभा सचिवालय को मिले हैं। लिहाजा जो फैसला देना है उसके लिए 3 हफ्ते का और समय की मांग जो है वो विधानसभा सचिवालय ने सुप्रीम कोर्ट को की है। आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और इस पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट अपने डायरेक्शंस देंगे। लेकिन निश्चित तौर पर जो कयास लगाए जा रहे थे कि 31 दिसंबर तक ये फैसला आ जाएगा, उसमें अब लगभग ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट और 3 हफ्ते अगर बढ़ा के देता है तो ये फैसला आने में थोड़ा और इंतजार जो है वो लोगों को करना पड़ सकता है। जी देखते हैं सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या फैसला लेता है जो यहाँ पर अर्जी दाखिल हुई है। यहाँ पर रौनक, एक बार हमारे दर्शकों को इस पूरे मामले की जरा पृष्ठभूमि भी बता दें।
जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब एकनाथ शिंदे 16 विधायकों के साथ उद्धव ठाकरे से अलग हो गए थे और बाद में सभी को इस बात की जानकारी है कि लगभग 50 विधायकों के समर्थन के साथ शिवसेना ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर उद्धव ठाकरे ने इन्होंने बगावत की और 10 शेड्यूल का कहीं ना कहीं हनन किया गया है। उस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। लंबी सुनवाई के बाद डिस्क्वालिफिकेशन के मामले को सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष को सौंप दिया और उस पर लंबे समय से सुनवाई चल रही थी। लगभग अब ये सुनवाई क्रॉस वेरिफिकेशन खत्म होने आया है, लेकिन इस बीच विधानसभा अध्यक्ष ने 3 हफ्ते का समय डिसीजन देने के लिए बढ़ा के सुप्रीम कोर्ट से मांगने की अपील की है। ये फैसला आने के बाद लगभग ये तय हो जाएगा कि डिस्क्वालीफाई कौन होने वाला है, ठाकरे गुट के विधायक डिस्क्वालीफाई होते या फिर शिंदे गुट के वो 16 विधायक। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर शिंदे गुट के विधायकों को डिस्क्वालीफाई किया जाता है तो सरकार भी जो है महाराष्ट्र में गिर सकती है। जी बिल्कुल, ये एक बड़ा फैसला यहाँ पर हो सकता है और सारी निगाहें इस पर रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट वक्त और देता है या नहीं देता है। बहुत बहुत शुक्रिया रौनक इस पूरी जानकारी के लिए। तो आज राजस्थान की कमान भजनलाल शर्मा लेने जा रहे हैं। बीजेपी स्पष्ट बहुमत लेकर आई है इस बार विधानसभा चुनाव में। जयपुर में आज दोपहर 12 बजे ये होगा शपथ ग्रहण समारोह, जिसमें अपने 56वें जन्मदिन के मौके पर भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। आज उनका जन्मदिन है। भजनलाल शर्मा ने जयपुर शहर की सांगानेर विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर विधायक बने हैं, पहली बार विधायक चुने गए हैं। और भजनलाल शर्मा पार्टी में सक्रिय होने के साथ साथ आरएसएस और एबीवीपी से भी जुड़े रहे हैं। आपको बता दें, राजस्थान में 33 साल बाद कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। इसके अलावा आज 2 उप मुख्यमंत्री भी शपथ लेंगे। जयपुर की विद्याधर नगर सीट से यहां पर विधायक दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। वहीं राजस्थान में दूसरे उप मुख्यमंत्री होंगे प्रेमचंद बैरवा। 54 साल के बैरवा भी जयपुर जिले की ही दूदू विधानसभा सीट से चुनाव जीते हैं। शपथ ग्रहण समारोह में आज प्रधानमंत्री मोदी के अलावा बताया जा रहा है कई केंद्रीय मंत्री भी होंगे और 11 राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसमें मौजूद रहेंगे। इसके अलावा बड़ी संख्या में लोग भी यहां पर होंगे। आज के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि खासतौर से पीएम मोदी का धन्यवाद करने बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचेंगे। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी शर्मा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। 2 उप मुख्यमंत्री माननीय दिया कुमारी जी और हमारे बैरवा जी दोनों उस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। और मैं सोचता हूं कि एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम करते करते इस स्थान पर पहुंचे हैं, तो पूरे राजस्थान के कार्यकर्ताओं में एक उत्साह है, एक ऊर्जा का वातावरण बना है और आम जन में भी लोगों में खुशी है। और इस खुशी के मौके पर पूरे प्रदेश भर के लोग वहां पहुंचेंगे। जनता आदरणीय मोदी जी का आभार प्रकट करने भी आएगी। और अब बात करते हैं मणिपुर की। मणिपुर हिंसा में जान गंवाने वाले लोगों का आज से एक साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा और आज कांगपोकपी में 19 शवों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। कुकी समुदाय से जुड़े संगठनों ने जिले में 12 घंटे का बंद बुलाया है। कल केंद्र सरकार की मदद से राज्य सरकार ने इम्फाल के शवगृह में 8 महीने से रखे हुए शवों को उनके जिलों में पहुंचाया। इसके लिए भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स की मदद ली गई। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि इन शवों को घरों तक पहुंचाया जाए। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रतनदीप चौधरी। मणिपुर में आज कांगपोपी जिले में फाइजांग गांव में जो सरकार ने जो साइट चुना है मास बरियल के लिए, वहां पे जो डेड बॉडीज जिनको कल एयरलिफ्ट किया गया था इम्फाल से फाइजांग कांगपोपी जिले में, वहां पे आज एक मास बरियल होगा इन लोगों का जो कि कुकीजो समुदाय से हैं। कल जो ये डेड बॉडीज थे इनको एयरलिफ्ट किया गया था इम्फाल से। इम्फाल में जो मॉर्ग में ये बॉडीज 7 महीने से भी ज्यादा समय तक वहां पे थे, जब से मणिपुर में मई महीने के 3 तारीख से
जो वहाँ पे घटनाएं शुरू हुई थी, जो जाति हिंसा शुरू हुई थी, इनमें ये लोग विक्टिम थे और इनकी बॉडीज वहाँ पे नहीं पहुंच पा रही थी, मगर अब कल इनको पहुंचा दिया गया है राज्य सरकार द्वारा। केंद्र सरकार की मदद से इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स को यूज किया गया, असम राइफल्स ने वहां पे सिक्योरिटी दी और इसके बाद उनके परिवार वर्ग और जो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं उनको हैंडओवर किया गया है। और इसीलिए आज कांकोपी जिले में एक 12 घंटे की शटडाउन की भी शटडाउन भी हो रही है। वहाँ पे जो सिविल सोसाइटी ग्रुप है, कमिटी फॉर ट्राइबल यूनिटी, उन्होंने ये कॉल किया है और ब्लैक फ्लैग भी वहाँ पे रेस किया जाएगा। तो सिर्फ कांकोपी ही नहीं, 40 से भी ज्यादा जो शव हैं जो पड़े हुए थे मॉर्ग में, उनको चुराचांदपुर जिले में भेजा गया है, जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित है। ये जो 6 महीने से भी ज्यादा समय तक जो जाति हिंसा मणिपुर में हुई है, और इसके साथ साथ 4 जो शव जो चुराचांदपुर हॉस्पिटल में थे उनको भी इम्फॉल वैली भेजा गया है। तो इसे एक कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का एक पड़ाव के हिसाब में हम देख सकते हैं, क्योंकि इसके पहले नवंबर के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने जब मणिपुर के मामले पे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, तब सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर से कह दिया कि ये शव मॉर्ग में पड़े नहीं रह सकते हैं। जो शव आइडेंटिफाइड हुए हैं उनको हैंडओवर करना पड़ेगा और जो आइडेंटिफाई नहीं हुए हैं उनको डिस्पोज करना पड़ेगा। और एक समय सीमा भी बात दी थी राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट की जो इंस्ट्रक्शन है उसके तहत अब ये प्रोसेस हो रहा है और आज एक पहला मास बेरियल होने वाला है फाइजांग गांव में, कांकोपी जिले में। आगे बढ़ते हैं। अडानी समूह बिहार में एक बड़ा निवेश करने जा रहा है। अडानी एंटरप्राइजेस के डायरेक्टर प्रणव अडानी ने बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 में जानकारी दी कि अडानी समूह बिहार में 8700 करोड़ का निवेश करेगा, जिससे तकरीबन 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। ये निवेश अलग अलग क्षेत्रों में किया जाएगा। प्रणव अडानी ने कहा कि बिहार को अब निवेश की आकर्षक जगह के तौर पर देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि परिवर्तन नजर आ रहा है, खासतौर पर सामाजिक सुधारों, कानून और व्यवस्था, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में। उन्होंने कारोबार में आसानी के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ की और उनके समर्थन और हौसला अफजाई के लिए धन्यवाद दिया। इस आयोजन ने सभी क्षेत्रों के इंडस्ट्री लीडर्स को एक साथ लाने का काम किया है। यह श्री नीतीश कुमार जी की लोकप्रियता के कारण संभव हो पाया है। मुझे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को ये बताते हुए काफी खुशी हो रही है कि अदानी ग्रुप आपके बिहार डेवलपमेंट विजन के साथ है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बिहार में हमारा इन्वेस्टमेंट प्लान। बिहार में अदानी ग्रुप लॉजिस्टिक्स, गैस डिस्ट्रीब्यूशन और साइलो में एग्री लॉजिस्टिक्स सेक्टर में ऑलरेडी मौजूद है। इसमें हमने लगभग 850 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं और डायरेक्ट और इनडायरेक्टली 3000 लोग एम्प्लॉयड है। अब हम अपना इन्वेस्टमेंट बिहार में 10 गुना ज्यादा करना चाहते हैं।